दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनावों के जो नतीजे सामने आए हैं, उन्होंने तो मानो सबको चौंका कर रख दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन हैरान करने वाले नतीजों के पीछे दशकों पुराना एक ऐसा मुद्दा गहराई से जुड़ा है जिसने पूरी चुनावी तस्वीर ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घुसपैठ यानी इन्फिल्ट्रेशन के मुद्दे की। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल सीधे इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर कैसे इस एक अकेले मुद्दे ने पश्चिम बंगाल के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को आकार दे दिया। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं फटाफट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे चुनाव के नतीजों से, फिर चलेंगे थोड़ा पीछे 1971 की उस ऐतिहासिक टाइमलाइन में। इसके बाद हम बात करेंगे सीमाओं पर चल रही जद्दोजहद और सीएए की, और आखिर में समझेंगे उन विशाल ज़मीनी चुनौतियों को जिनका सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 1, चुनाव परिणाम और 2024 का बंगाल चुनाव। वर्तमान स्थिति को समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये नंबर वाकई हैरान करने वाले हैं। बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर एक बहुत ही बड़ी जीत दर्ज की है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका सबसे ज्यादा दबदबा उन सीमावर्ती यानी बॉर्डर वाले जिलों में रहा। दूसरी तरफ सत्ताधारी टीएमसी लगभग 80 सीटों के आसपास सिमट गई, और सबसे बड़ा चुनावी उलटफेर तो ये रहा कि ममता बनर्जी अपनी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली भवानीपुर सीट से ही चुनाव हार गई। वहीं कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों के साथ पूरी तरह हाशिए पर नजर आई। मतलब किसी ने इस स्तर के बदलाव की कल्पना भी नहीं की थी। अब नई सरकार का विजन क्या होगा, ये प्रधानमंत्री के विजय भाषण से बिल्कुल साफ हो गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा ध्यान बदले पर नहीं बल्कि बदलाव पर होना चाहिए, और इसी बदलाव के विजन के तहत घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का सीधा संकेत देकर उन्होंने इस बेहद जटिल मुद्दे को वापस राष्ट्रीय चर्चा के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा किया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, ऐतिहासिक जड़ें और 1971 का जनसांख्यिकीय बदलाव। देखिए, बॉर्डर के आर पार आना जाना कोई आज की या नई समस्या तो है नहीं। इसकी जड़ें 1947 के विभाजन तक जाती हैं, जब ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक माइग्रेशन कॉरिडोर बन गया था। लेकिन इस पलायन को सबसे बड़ी गति कब मिली? वो मिली 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से पैदा हुए एक बहुत बड़े मानवीय संकट के दौरान। और सच कहूं तो यही गहरा इतिहास 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए और 2024 के चुनावों से ठीक पहले इसके लागू होने का असल आधार बना है। 1 करोड़! जी हाँ, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। अनुमान है कि 1971 के युद्ध के दौरान लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों ने भारत में प्रवेश किया था, और इनमें से एक बहुत बड़ी आबादी कभी वापस नहीं गई। वे लोग स्थायी रूप से पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में बस गए। इस एक ऐतिहासिक घटना ने इस पूरे क्षेत्र की डेमोग्राफी को हमेशा हमेशा के लिए पलट के रख दिया। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, सीएए, एनआरसी और सीमा विवाद। अब उसी पुराने इतिहास की वजह से नागरिकता का सवाल चुनाव प्रचार का सबसे अहम मुद्दा बन गया। 2024 चुनावों से ठीक पहले सीएए का लागू होना और एनआरसी पर चल रही लगातार बहसें इसका मेन फोकस रहीं। सीएए के तहत पड़ोसी देशों से आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों जैसे कि हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन यह कानून भारी विवादों में इसलिए रहा क्योंकि इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। अब जहां राजनीति है, वहां 2 अलग अलग नैरेटिव तो होंगे ही। एक तरफ बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा, स्मगलिंग रोकने और कानून व्यवस्था से जोड़कर पेश किया। उनका सीधा तर्क है कि देश की सुरक्षा के लिए अवैध इमिग्रेशन को नियंत्रित करना ही होगा। वहीं दूसरी ओर टीएमसी का स्टैंड बिल्कुल अलग रहा। उनका तर्क है कि ये नीतियां सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। इस राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह समझने के लिए हमें विपक्ष का नजरिया भी देखना जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर दावा किया कि ये चुनाव आयोग के समर्थन से गलत तरीके से जीता गया है। उन्होंने इसे एक ऐसा प्लेबुक बताया जो पहले भी कुछ राज्यों में देखा जा चुका है। ये बयान साफ दिखाता है कि इन चुनाव परिणामों और इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आज भी कितनी गहराई तक ध्रुवीकृत हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्सा यानी भाग 4 पर, प्रस्तावित कार्रवाई और जमीनी चुनौतियां। तो भाई सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा? अवैध इमिग्रेशन से निपटने के लिए जो एक्शन प्लान सुझाए जा रहे हैं वो तकनीक और सख्त कानूनों का एक बड़ा मिश्रण है। इनमें सीमाओं को फ्लड लाइट्स, फेंसिंग और अत्याधुनिक एआई सर्वेलांस के जरिए पूरी तरह सील करना शामिल है।
इसके अलावा एनआरसी की तर्ज पर बड़े पैमाने पर नागरिकता सत्यापन अभियान चलाना, सीएए को सख्ती से लागू करना और लोगों को वापस भेजने की कानूनी प्रक्रियाएं इस रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। लेकिन रुकिए, कागज पर जो नीतियां बनानी आसान लगती हैं, उन्हें जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल होता है। संसद में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अकेले पश्चिम बंगाल में लगभग 57 लाख बिना दस्तावेजों वाले अप्रवासियों के होने का अनुमान है। 57 लाख? ये अकेला आंकड़ा इस प्रस्तावित प्रशासनिक कार्रवाई के विशाल और लगभग असंभव से लगने वाले स्केल को उजागर कर देता है। और ठीक यहीं पर आकर सारी नीतियां कड़वी जमीनी सच्चाई से टकरा जाती हैं। आप पहचानेंगे कैसे? सीमा के दोनों तरफ साझा संस्कृति है, लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं। इससे सही पहचान करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। यही नहीं, देश के भीतर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाने वाले लोगों को लेकर भी भारी भ्रम पैदा होता है। इस पूरी प्रक्रिया में गलती से किसी भारतीय नागरिक के डिपोटेशन का खतरा, लोगों के स्टेटलेस हो जाने का डर, मानवाधिकारों की चिंताएं और सबसे बढ़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक संबंधों में खटास आने का एक बहुत बड़ा जोखिम भी शामिल है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे और आपके सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है। क्या सख्त सीमा नीतियां और बड़े पैमाने पर चलाए जाने वाले सत्यापन अभियान दशकों पुराने इस जनसांख्यिकीय बदलाव को सुलझा सकते हैं, वो भी बिना किसी बड़े मानवीय या प्रशासनिक संकट को जन्म दिए? दुनिया के सबसे उलझे हुए और जटिल सीमावर्ती क्षेत्रों में से एक में राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच का ये नाजुक संतुलन यकीनन आने वाले समय की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाला है।